This is Avnish. This is a continuation of thermal property of matter. In the previous lecture, we discussed specific heat. In this lecture, we are going to discuss heat capacity. Okay, let's begin. Heat capacity. ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे भी जाऊंगा थोड़ा सा और फिर इसका जो असली मतलब है वो तुम लोग को बताऊंगा. ठीक है, तो देखो, मान लो कि मैं तुम्हें एक ब्लॉक दे दिया. ठीक है, एक तुम्हें ब्लॉक दे दिया. अब इस ब्लॉक को और मैं एक और ब्लॉक दे दिया. ठीक है, अच्छा मेरे को तो अब मैं इसको क्या कर दिया, हीट कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं भैया. ठीक, तो किसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा. और मैं कह रहा हूं दोनों सेम मटेरियल है. तो जी इससे क्वांटिटी कम है ना इसकी. हाँ, क्या हुआ जी, याद आ गया. स्पेसिफिक हीट. अच्छा ठीक, तो लो अगर दोनों सेम मटेरियल है तो बताओ कौन जल्दी गर्म होगा. गर्म होने का इन द सेंस मेरे कहने मतलब किसका 1 डिग्री सेल्सियस जल्दी होगा, इसका, और इसका बाद में होगा. तो अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता क्या है, ये होता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना. और हीट कैपेसिटी क्या होता है कि गिवन सिस्टम को या गिवन जो भी ब्लॉक है उसका केवल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है. मेरे को उसमें मास से लेने देना नहीं. मैंने कहीं 1 ग्राम बोला नहीं. तो क्या कहेंगे, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री ऑफ द गिवन सिस्टम, बस. और स्पेसिफिक हीट क्या है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. और ये क्या है, केवल 1 डिग्री सेल्सियस, वहां पे ग्राम टेम्परेचर कोई बात नहीं. अच्छा, तो हीट कैपेसिटी समझ में आया. तो हीट कैपेसिटी क्या है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी 1 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, तो अगर मैं स्पेसिफिक एनर्जी गिवन टू द सिस्टम टू इंक्रीज द 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम, तो ये क्या होता है, एमएस डेल्टा टी. इट इज ये क्या है, ये एनर्जी हम किसी सिस्टम को दे देंगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा. अच्छा, एमएस, ये दो जानना एमएस, इन दोनों का मल्टीपल ही हीट कैपेसिटी कहलाता है. हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या हुआ, इट इज अ मल्टीपल ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट. यही क्या होता है, हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी अगर हम लोग थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझे तो ये होता है कि जो भी सिस्टम दिया उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, जो एनर्जी लगेगी उसको हीट कैपेसिटी बोलेंगे. अब थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल टर्म जाने तो होता है क्या कि एमएस मल्टीपल ऑफ एमएस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. समझ में आया. अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. असाइनमेंट लिखो इसकी. देखो ये एमएस है मल्टीपल, तो एम किस में नापते हो, ग्राम में. और एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, मतलब कि एनर्जी गिवन टू रेज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस. तो ये पर सेल्सियस, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आया, जूल पर सेल्सियस या फिर कैलोरी पर सेल्सियस. तो इस हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेल्सियस या फिर कैलोरी पर सेल्सियस. वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट. अच्छा, ये क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं. देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक वाटर को तुम्हें उसका डिग्री 1 सेल्सियस बढ़ाना है ना, वाटर है उसका टेम्परेचर तुम्हें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है. तो कैसे पानी को कैसे उबालते हो, पानी को आग के ऊपर फेंक देते हो कि ऐसे पानी को अपने हाथ में रख के आग के ऊपर हाथ रख लेते हो, उसको किसी वेसल से रखते हो. तो बताओ कि जब तुम एनर्जी दे रहे हो वाटर गर्म करने के लिए, तो क्या कुछ एनर्जी उस वेसल से कंटेन कर लेगा, क्या जो तुम एनर्जी टोटल दे रहे हो क्या वो टोटल पानी को लग रहा है कि कुछ वेसल्स भी ले रहा है, कुछ वेसल्स भी ले रहा है. अब ये दिक्कत आ गई कि अब कितना वेसल्स ले रहा है. अब मान लो हम लोग ये कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि इतना वेसल्स ये ले रहा है, तो जितनी बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी बार हम लोग को वेसल्स का निकालना पड़ेगा, इतना ग्राम वेसल्स है, इतना ये पानी कंटेन कर रहा है. तो ओवरऑल बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी. उसी लिए एक चीज नया टर्म डिफाइन किया गया जिसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट. अभी वाटर इक्विवेलेंट क्या है इसको देखो, मैं बताता हूं. जैसे देखो, जो वेसल्स है जिसमें पानी को उबाला जा रहा है, ठीक है, तो उस वेसल्स को पहले हम हीट दिए, उसमें अभी पानी नहीं है, उसको मैं क्या किया, हीट दिया.
तो जब उसको हीट दिया तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो मैंने कुछ अमाउंट में हीट दिया है, तो मान लो मैंने दिया 500 जूल, कितना दिया 500, तो वो 500 जूल अब मैं अपने पास रख लिया कि अब मैं 500 जूल नहीं दूंगा। अब मैं क्या किया कि उसमें मैंने वाटर डाल दिया, अब वाटर को अब मैं उबालने लग गया। तो जब वाटर को उबालने लगा, जैसे मेरा वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, तो जितना मैंने एनर्जी दी, क्या उसमें ये एनर्जी पहले से थी 500 जूल, क्योंकि वो कंटेनर गर्म हो चुका है। समझ रहे बात को? तो अब इसीलिए डिफाइन क्या की गई, वाटर इक्विवेलेंट। अब ये क्या है, इसको एक बार और समझते हैं कि जितनी एनर्जी हम किसी एक वेसल्स को दे रहे हैं उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो एनर्जी हम कितने ग्राम वाटर को दे दें कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़े है। मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे मानो कि ये वेसल्स है, ठीक है, इसमें वाटर फिलअप है, ठीक है, और ये मैंने वेसल्स ले लिया, इसमें अभी वाटर नहीं। अब मैं इसको पहले गर्म करना चालू कर दिया, ठीक है, और इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, इस कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मान लो मेरे को लगा कितना 50 जूल, मान लो कितना लगा 50 जूल। अब इस 50 जूल Q इक्वल टू ms डेल्टा टी है। अब इस 50 जूल को मैं गिवन किया वाटर में केवल, तो जब मैं वाटर को गिवन किया तो उसमें मैंने टेम्परेचर कितना रखा 1 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट तो मैं जानता ही हूं वाटर 1 डिग्री सेल्सियस, तो मेरा m निकल आया। m क्या है, किसका मास, वाटर का मास। तो मेरा अब ये हो गया 50 जूल, ये मैं माना हूं एज अज्यूम दैट है, ये असली में नहीं है, तो 50 जूल हो गया, और ये डेल्टा टी नीचे 1 है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 हो गया, तो हो गया ms, और सॉरी मास ऑफ वाटर m2। तो देखो मतलब कि अगर इस वेसल्स को मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो उसमें मेरे को इतना मास ऑफ वाटर के बराबर होगा कि मैं इस इतने मास ऑफ वाटर का 1 डिग्री बढ़ाऊं। समझो बात को? अगर मैं इस वेसल्स को 1 डिग्री बढ़ा रहा हूं, इस वेसल्स का, तो जितना एनर्जी मैं इसको दे रहा हूं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, उतनी एनर्जी अगर मैं इतने मास ऑफ वाटर को दे दूं तो 1 डिग्री सेल्सियस उतने मास ऑफ वाटर का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर मान लो आ गया। अब यहां से सॉल्व करने पे मान लो आ गया ये 500 ग्राम, अज़्यूम दैट कितना आ गया 500 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेसल्स का वाटर इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट 500 ग्राम, इक्वी वाटर इक्विवेलेंट कितना भैया 500 ग्राम। मतलब कि मैं इस वेसल्स को चाहे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं, उतना ही एनर्जी मेरे को लगेगी अगर मैं 500 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं। मैं इस वेसल्स का 1 डिग्री बढ़ाऊं तो जो एनर्जी मेरे को लग रही इसका इस वेसल्स का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उतनी एनर्जी मेरे को लगेगा 500 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। समझ रहे बात को? अब मैं तुमसे कहा कि इस वेसल्स का जो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 500 ग्राम है, अब इसमें मैंने 3 किलोग्राम वाटर फिल कर दिया। ठीक, अब मैं इसको हीट दे रहा हूं। अब ध्यान समझते ना, अगर मैं इसको हीट दूंगा तो वापस ये जो वेसल्स है ये कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वो हीट उसके बराबर होगी जितना मैं 500 ग्राम वाटर को हीट करूं। तो मैं क्या किया कि इसको 3 किलोग्राम ना मान करके 3.5 किलोग्राम मान लिया। तो बताओ अब मेरे को क्या इस वेसल्स को गर्म करना है, ठंडा करना है, इससे मेरे को कोई मतलब है नहीं। तो इसी को बोलते हैं क्या, वाटर इक्विवेलेंट। तो सवाल में कैसे आएंगे, अगर मैं बोलूंगा अ वेसल्स हैव अ वाटर इक्विवेलेंट 900 ग्राम एंड 2 किलोग्राम वाटर इज poured ऑन द इन द वेसल्स, तो मैं क्या कर रहा हूं, इफ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वेसल कितना भैया 900 ग्राम एंड 2 किलोग्राम वाटर is poured in vessel। ठीक है, अब मेरे को इसमें क्या निकला कि मेरे को कितना एनर्जी लगेगी, 2 किलोग्राम वाटर इज poured in vessel, फाइंड स्पेसिफिक हीट, हाँ फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। समझ में? अच्छा, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को हीट देनी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो मेरे पास कौन सा फार्मूला है, ms डेल्टा टी। तो क्या होता है Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो यहां पे m क्या होता था, जो मैं मास इसमें रख रहा हूं, लेकिन मेरा मास ऑफ वाटर तो कितना है भैया 2 किलोग्राम, बट जो वेसल्स है उसका वाटर इक्विवेलेंट 900 ग्राम है। मतलब कि मैं उस वेसल्स का चाहे 1 डिग्री बढ़ाऊं, चाहे मैं 900 ग्राम वाटर का 1 डिग्री बढ़ाऊं, दोनों एनर्जी बराबर। तो मैं इसको 2 किलोग्राम ना मान करके
इसका जो m है उसको कितना मानूंगा 2.9 किलोग्राम। ठीक है, तो मास मेरा कितना हो गया 2.9 किलोग्राम। s कितना है 1, डेल्टा टी कितना है 10। तो यहां से मेरे को निकल जाएगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम वाटर इफ द वेसल्स हैव 900 ग्राम ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। समझ में? आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, और ये वाटर इक्विवेलेंट की क्यों खोज की गई और क्यों इसको डिफाइन किया गया ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। बेसिकली क्या कर रहा हूं कि जो ये हीट ले रहा है उसको मैं इक्वल कर दे रहा हूं कि कितना वाटर को मैं दूं, कितने मास ऑफ वाटर को उतनी हीट दूं कि उसका टेम्परेचर बढ़े 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कितना एनर्जी ले रहा है ये मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी मैं यहां पे 1 ले दे रहा हूं कि 1 डिग्री बढ़ाना मेरे को। ठीक है, तो दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू हाउ मेनी मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू 1। तो यहां से मेरे को बताओ मास ऑफ वाटर कितना निकल गया, mc/msc डिवाइडेड sw। दिस इज अ मास इक्विवेलेंट। समझ में? ठीक है, अब हेडिंग डालो लेटेंट हीट। ठीक है, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, बस देखते चलो। ये 2 टाइप का होता है। ठीक है भैया, सबसे पहले क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है भैया, समझ में? अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आप लोग से एक चीज पूछता हूं, कितने फेज होते हैं अपने यहां 3। मैं जनरली बात में 5 की बात कर रहा हूं, उसमें किसी भी टर्म को बस 3। सॉलिड, लिक्विड, मैं यहां प्लाज्मा स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है भैया, अच्छा देखो, अगर मेरे को सॉलिड से लिक्विड में आना है यस सर, तो बताओ मुझे हीट सॉलिड में से निकालनी पड़ेगी, सॉलिड को देना पड़ेगा? सॉलिड को देना पड़ेगा। मतलब हीट गिवन, हीट। अच्छा, लिक्विड से गैस में जाना है तो हीट देंगे। गिवन है। यस सर, अच्छा देखो, सॉलिड से लिक्विड में जाने में जो हीट दे रहे ना भैया, उसमें होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है भैया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड से गैस में जाओगे तो क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखिए, देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सॉलिड है, आइस ले लेता हूं मैं, आइस। ठीक है, आइस है, आइस का मैं थोड़ा मेल्ट किया तो ये वाटर में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? वाटर में चेंज हो गया। तो इसका पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, अभी भी कितना 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने तो इसको हीट दी ना भाई। यस सर, वो हीट गई कहां? वो हीट से लिक्विड तोड़ने में चली बदल गई। मैंने आप समझो, जो इसको टेम्परेचर दोनों का क्या है? सेम है। अच्छा, टेम्परेचर मतलब क्या होता है? टेम्परेचर सर, टेम्परेचर डिफाइंड एज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। याद है? अरे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, एनर्जी पर मॉलिक्यूल सब वाइब्रेट कर रहे हैं। तो कोई कितना तेज वाइब्रेट कर रहा है, ये क्या होता है, उसकी उतनी ज्यादा टेम्परेचर है। जैसे देखो, नॉर्मली हम लोग अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो सभी का जैसे 24 डिग्री सेल्सियस मानते हैं हम लोग, तो मान लो कि 0 केल्विन नहीं है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। अच्छा, तो टेम्परेचर पे अपनी जगह पे ऐसे से क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। जितनी तेज वाइब्रेट करेगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है। ठीक, अब देखो मैं सॉलिड का केस ले रहा हूं तो सब पास है उसके मॉलिक्यूल, अब वो ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक, तो वो क्यों धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि उनके आसपास भी क्या है? पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उसको घेरे हुए हैं, क्योंकि सारे बहुत नजदीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई। समझ रहे भाई ना? अब तुम उसको एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी दे रहे हो तो वो और तेज ऐसे करेगा, और दिए तो ये जो एनर्जी दे रहे हो ना, वो आपस में जो इंटरेक्शन है ना, बॉन्ड, उसको तोड़ने में चली गई। वो बॉन्ड को तोड़ने में चली गई। अब वो बॉन्ड टूट गया, तो बताओ जो तुमने एनर्जी दी वो बॉन्ड तोड़ने में चली गई। यस सर, एनर्जी पर मॉलिक्यूल में अभी कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। तो तुमने जो एनर्जी दी वो बॉन्ड तोड़ने में चली गई।
और उसके एनर्जी पर मॉलिक्यूल पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो टेम्परेचर बट डिफाइंड एज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, लेकिन तुमने तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल को बढ़ा ही नहीं, तो टेम्परेचर तो सेम रहा, चेंज क्या हुआ? फेज। वो बॉन्ड टूट कर लिक्विड में चला गया, ठीक है। तो तुमने कुछ ना कुछ हीट दी भैया, वो बॉन्ड टूटने में चला गया, लेकिन उसने एनर्जी पर मॉलिक्यूल नहीं बढ़ाया। तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल नहीं बढ़ी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा बट फेज चेंज हो गया। तो लेटेंट हीट फ्यूजन में क्या लिखोगे भैया? मैं इसको रब करके लिखाता हूं। हाँ देखिए आप लोग भी, क्या बता रहा था मैं? लेटेंट हीट। हाँ देखो, हमने जो एनर्जी दी, जो हमने क्या दी, एनर्जी दी, वो बेसिकली एनर्जी चली गई किसमें? उसका बॉन्ड तोड़ने में। अब वो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी चली गई, पर उसने पर मॉलिक्यूल का एनर्जी नहीं बढ़ाया, तो उसका मतलब उसने टेम्परेचर बॉडी का नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर कांस्टेंट था बट उसका फेज चेंज हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? लेटेंट हीट, ठीक है। अब लेटेंट हीट में क्या कहेंगे कि अच्छा ये बताओ तुम लोग, फेज चेंज होने के लिए, फेज चेंज होने के लिए क्या मुझे एनर्जी चाहिए? यस सर, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, नीड। अच्छा ये मेरे को बताओ, क्या फेज चेंज में टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, समझ में आया? तो अगर मैं डिफाइन करूं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो ये क्या होगा कि 1 ग्राम सॉलिड को चेंज करो लिक्विड में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप हीट दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू कर गया, तो इसका मतलब कि आपका वो हीट लेटेंट हीट में नहीं, वो उसका टेम्परेचर को भी बढ़ाने में लग गया। तो जब तक कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तब तक दी गई एनर्जी को हम लोग Q इक्वल टू ml लिखेंगे, और जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने लग गया तो हम वहां पे यूज करेंगे Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। और ये Q इक्वल टू ml, ये कैसे फॉर्मूला आ गया? एकदम बेसिक है। मैं कह रहा हूं कि 1 ग्राम आइस है, उसको कन्वर्ट करने में तुम्हें 80 कैलोरी यूज हो रहा है, ठीक है, 80 कैलोरी यूज हो रहा है। अब अगर मैं तुमसे कह दूं कि ये लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट बेसिकली क्या है कि 1 ग्राम सॉलिड को चेंज करने में कितनी एनर्जी लग रही है? तो 80 कैलोरी लग रही है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि 2 किलोग्राम आइस है, उसको चेंज करने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो कहोगे 1 ग्राम में इतना है, तो 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम में 80। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? मास को लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो Q इक्वल टू ml। लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड अंटिल तुम्हारा क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन जैसे तुम्हारा टेम्परेचर रेस करना चालू हो गया, वहां पे तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। और ये समझिए ना, फेज चेंज में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।